मेरे चैनल रति वांगशन फैंडम में। अगर आपको मेरे चैनल के फैन फिक्शन स्टोरी वीडियो कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल की वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सब्सक्राइब करें या ना करें, कमेंट और लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में सबसे पहले इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। और लास्ट पार्ट में जैसे हम सब ने देखा था कि विंग और वांगजी की शादी हो चुकी है। अब आगे विंग इस बड़े से लैंड मेंशन को अब बड़ी बड़ी आंखों से देख रहे हैं। बड़ी सी कार लैंड मेंशन के आगे आके रुकी है जिसके अंदर वांगजी और विंग थे। वांगजी और विंग एक साथ इस कार से निकलते हैं। इस कार के पीछे मैडम लैन, शिचेन और जिंगी थे। दोनों एक कार एक साथ ही इस मेंशन के मेन डोर से एंट्री करते हैं। अब दोनों कार से लोग निकल के बड़े से मेंशन के एंट्री डोर के अंदर से अब मेंशन के अंदर जा रहे हैं। विंग देख सकता है सचमुच में लैंड मेंशन बहुत बड़ा है, जैसे कोई पुराने ज़माने का महल हो ऐसा फील हो रहा है। मेंशन को बहुत अच्छे से मेंटेन भी किया गया है। हर तरफ प्रॉपरली फ्लावर्स और बाकी सब चीज़ें भी अरेंज की गई है क्योंकि ऑब्वियसली आज उनके सेकंड सन यानी लांग वांगजी की शादी थी। लैंड मेंशन के लोगों ने इसलिए सब कुछ अच्छे से अरेंज किया है। विंग शांति से मेंशन के अंदर जैसे ही एंट्री करता है तो मैडम लैन गुस्से में विंग को घूरती हुई टक टक अपनी हील्स से करती आवाज़ करती हुई तुरंत अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। मैडम लैन के पीछे पीछे सोते हुए जिंगी को अपने कंधे पे लेकर आराम से अपने बेटे के साथ शिचैन भी चले जाते हैं। वहीं विंग और वांगजी शांति से यहाँ खड़े हुए हैं। वहीं वांगजी थोड़ा नर्वस है, उसकी आंखों में साफ देखा जा सकता है। तो वहीं विंग बड़ी बड़ी आंखों से चारों तरफ देख रहा है। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। एक तरफ उसे बहुत खुशी हो रही है कि फाइनली वो अपने प्लान के अकॉर्डिंग इस लैंड मेंशन में आ चुका है जहां उसकी सीजे ने आखिरी सांसें ली थी, जहां उसकी सीजे की मौत कैसे हुई वो राज खोल सकता है। इन्हीं सारी बातों को सोचता हुआ उसकी आंखों की चमक इस समय लैंड मेंशन को देख रही है। वहीं वांगजी अब थोड़ी नर्वस आवाज़ में विंग को उसको होश मिलाते हुए बोलता है। विंग अब एकदम से अपने होश में आता हुआ सबसे पहले वांगजी की तरफ ही देखते हैं। वांगजी थोड़ा नर्वस होते हुए बोलता है, विंग मैं जानता हूँ तुम्हारी और मेरी शादी जिन परिस्थिति में हुई है उसके बाद शायद तुम्हें मेरे रूम में रहना अच्छा ना लगे, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए अलग से रूम अरेंज भी करा है। तुम चाहो तो उस रूम में रह सकते हो। ये बोलता हुआ वांगजी जैसे विंग को समझाना चाहता है कि उसने विंग को शादी करके अपना नाम दिया है और वो विंग के साथ एज अ हस्बैंड भी रहना चाहता है। इसलिए उसने ये भी बोला है विंग को कि उसका रूम भी अरेंज है, लेकिन अगर विंग नहीं चाहता उसके साथ एज अ हस्बैंड रहना तो वो उसके लिए एक अलग रूम भी अरेंज कर चुका है। इस बात पे विंग अपने चेहरे पे काम से स्माइल के साथ बोलता है, अब हम मैरिड हैं और मेरे ख्याल से हमें एक ही रूम में रहने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मिस्टर वांगजी विंग थोड़ा नर्वस होता हुआ बोलता है, जिस पे वांगजी एकदम से विंग को रोकते हुए लंजा बोलता है। इसे वांगजी की तरफ विंग बड़ी बड़ी आंखों से पलक झपका के देखने लगता है। वांगजी थोड़ा सीरियस होकर बोलता है, तुम मुझे मिस्टर लैन मत बोलो, तो मुझे लंजा बोलो। एंड थैंक यू सो मच विंग, मैंने जो किया उसके बाद तुमने फिर भी मेरे साथ कुछ रूडली बिहेव नहीं किया। इन कुछ दिनों में तुम हमेशा मेरे साथ पोलाइट थे। जो मैंने किया उसके बाद वांगजी बहुत सीरियस होके विंग किसकी तरफ ना देखकर नज़रें नीचे कर लेता है क्योंकि उसे बहुत गिल्टी महसूस होता है जो उसने विंग के साथ किया। वहीं विंग जो जानता है वांगजी खुद को एज अ रेपिस्ट देखता है, उस चीज़ से उसे भी बुरा लगता है। हाँ, उसने पहले ये बात पे एग्री कर लिया था क्योंकि उसे अपने प्लान को अकॉर्डिंग वांगजी से शादी करनी थी, लेकिन जब ये शादी हो गई है तो वो वांगजी को किसी भी हालत में अपने आप को इतना नीचे नज़रों से देखना पसंद नहीं करना चाहता। इसे वो आगे बढ़ के कुछ बोलता उससे पहले अब मेंशन में वो थर्ड कार भी एंट्री करती हैं, यानी चिंगेजुन और लान चिरेन की। चिरेन और चिंगेजुन सभी गेस्ट को फेयरवेल करके यही कह दो अच्छे से गुड बाय कर ही आने वाले थे, इसलिए वो लेट आए, लेकिन वो आ चुके हैं। जब वो विंग और वांगजी को वहाँ देखते हैं तो सबसे पहले तो चिंगेजुन ही थोड़ी सीरियस वॉइस में आप एक मेड को आवाज़ लगाते हैं जो दौड़ी दौड़ी वहाँ आ जाती है। अब चिंगेजुन तुरंत विंग को उसके रूम में ले जाने का बोल के वांगजी के साथ वहीं पर रुक जाते हैं। विंग वहाँ से कुछ बोल नहीं पाता बल्कि चला जाता है, लेकिन वांगजी वहीं अपने फादर और अपने अंकल के साथ रहता है।
अब उसके फादर वह थोड़ा सा सीरियस वॉइस में वांग जी को देख के बोलते हैं, वांग जी, जब विंग तुम्हें माफ़ कर चुका है, तुम अपनी गलती के लिए ऑलरेडी पछता रहे हो, तो क्या तुम सचमुच में ये पनिशमेंट लेना चाहते हो? मुझे अभी रास्ते में चिरैन ने बताया कि तुम खुद को पनिश करना चाहते हो। कहीं ना कहीं चिरैन मतलब अपने भाई से बात करने के बाद अब वांग जी के फादर चिंगेजुन की आवाज़ में बहुत कंसर्न है। वो अपने बेटे को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न है। वो बिल्कुल नहीं चाहते उनका बेटा कुछ भी खुद को नुकसान पहुंचाए। पहले ही वो काफ़ी दिन से बहुत परेशान है। वो जानते हैं पूरी तरह से इसमें वांग जी की भी गलती नहीं है। वांग जी होश में थोड़ी था जो उसने ये सब किया। वो तो खुद बेचारा दवाइयों के नशे में था, लेकिन फिर भी वांग जी खुद को इतना बड़ा कल्प्रिट मान रहा है और खुद को पनिशमेंट अब भी देना चाहता है। ये सुन के चिंगेजुन बहुत ज़्यादा अपने बेटे के लिए वरी करते हुए बोलते हैं। इस बात पर वांग जी अपनी सीरियस वॉइस में बोलते हैं, मैं ये पनिशमेंट लेना चाहता हूँ। वहीं अब चिंगेजुन कुछ बोलते, अब आगे आके चिरैन बोलते हैं, ब्रदर आप बहुत थक गए होंगे, आप रेस्ट कीजिए, मैं वांग जी से बात करता हूँ और इस मामले में क्या करना है उस चीज़ के बारे में सोचता हूँ। ये बोलकर आप चिंगेजुन को वहाँ से जाने के लिए चिरैन बोल देते हैं। भाई चिंगेजुन तो नहीं चाहते जाना, लेकिन वो क्या करें, वो अपने बेटे को जानते हैं। वो पूरी तरह से एक अड़ियल या एक कह दो ज़िद्दी इंसान है, जो एक बार ठान ले वो ही करता है। इसलिए वो कुछ ना कहकर वहाँ से चले जाते हैं। अब चिरैन सीरियस वॉइस में बोलते हैं, वांग जी क्या तुम सचमुच में ये पनिशमेंट चाहते हो? इस बात पे वांग जी अपने कोट की ये आप अपने कोट के बटन्स खोलता हुआ अपने कोट को अपनी बॉडी से अलग करता हुआ घुटनों पे बैठ के कहता है, हाँ अंकल मैं पनिशमेंट के लिए रेडी हूँ। आप चिरैन जो चाहते तो नहीं ऐसा करना, वो तुरंत आप वांग जी की तरफ देख के कहते हैं, यहाँ नहीं पनिशमेंट रूम में। और ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। वहीं विंग अपने रूम में आकर काफ़ी देर तक वांग जी का वेट करता है। उसके दिमाग में तो आ रहा है कि वो एक बार वांग जी से बात क्लियर करे और तुरंत अगले ही पल पूरे लैंड मैंशन को घूम घूम कर देखने लगे, पर वो आज ये सब नहीं कर सकता। कुछ दिन तो उसे एक गुड सन इन लॉ वाला प्ले करना पड़ेगा। जैसा लेंस चाहते हैं वैसा ही बिहेव करना पड़ेगा, तभी तो वो लेंस की नज़रों में उनके साथ कंफर्टेबल हो पाएगा, ताकि वो जब कुछ भी करे तो लेंस उसकी बातों पे यकीन भी करें। कहीं ना कहीं यही सोच के विंग एक परफेक्ट सन लॉ वाली तरह जैसा उसे बोला गया था रूम में वांग जी का ही वेट करता है। लेकिन आधी रात हो जाती है, वांग जी नहीं आता। विंग भी आधी रात से सोया नहीं था। परेशान होकर विंग खुद अब रूम से बाहर आके एक मेड के पास ही पहुंच जाता है। वही मेड जो विंग को एक तरीके से उसी रूम में छोड़ के आई थी। अब विंग सीरियस वॉइस में उस मेड से पूछता है, वांग जी कहाँ हैं? वहीं वो मेड जो पहले से थोड़ा सा घबराई हुई थी, वो एकदम से डरते हुए बोलती है, पनिशमेंट रूम। जिस चीज़ से विंग को शौक लगता है, पनिशमेंट रूम ये क्या होता है? वो उस मेड से वो रूम कौन सा है जानने के लिए वहीं चला जाता है। जब रूम में देखता है वांग जी बिना शर्ट के घुटनों पे बैठा हुआ है और वहीं उसके अंकल एक बड़ा सा हंटर लेकर वांग जी की पीठ पर वार कर रहे हैं। ये देखकर विंग एकदम से दौड़ के रूम में आता है और चिरैन का हाथ पकड़ लेता है। विंग के इस रूम में आने से कुछ समय पहले ही कुछ समय पहले तक चिरैन वांग जी को पहले समझाने की कोशिश कर रहे थे कि उसे ये पनिशमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन घंटों तक जब तक चिरैन उसे नहीं समझा पाए, वांग जी अपनी ज़िद पे अड़ा है, तो हार मान के चिरैन ही वांग जी को पनिशमेंट देना शुरू कर चुके थे। अब तक शायद वांग जी को सिर्फ पहला ही हंटर पड़ा था और दूसरे हंटर पे विंग वहाँ पहुँच गया। विंग अब चिरैन के हाथ से वो हंटर दूर छोड़ के फेंकते हुए एकदम से गुस्से में बोलता है, ये आप क्या कर रहे हैं? जिस चीज़ से अब चिरैन विंग की तरफ घूर घूर के और वहीं वांग जी एकदम से विंग को देखकर अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और चिरैन बोलते हैं, विभूषण तुम इस तरीके से इस रूम में क्यों आए? तुम्हें क्यों नहीं आता? मैं वांग जी कहाँ सिर्फ देखना चाहता था, लेकिन ये क्या तरीका है? ये पनिशमेंट रूम इस तरीके से आप अपने ही नेफ्यू को क्यों मार रहे हैं? इस बात पे चिरैन कुछ बोलते, अब वांग जी अपनी अंकल की साइड लेते बोलते हैं, क्योंकि मैंने उनसे ऐसा बोला था, मैंने तुम्हारे साथ जो किया है उसके बाद मैं अपनी पनिशमेंट लेना चाहता था। इस बात पे अब विंग को बहुत शार्प दिल में पेन होता है। पता नहीं क्यों ये इंसान विंग के ऊपर इतना इफेक्ट क्यों डाल रहा है। विंग इस इंसान को सिर्फ 2 साल से जानता है, वो भी इतना कि कभी कभार ऑफिस में टकरा गए, मिल गए, लेकिन फिर भी कुछ ही पल में जैसे इस इंसान ने विंग के दिल में एक अजीब सी पहचान बना ली है। वांग जी को इस तरीके से पिटते देखना विंग को बहुत हर्ट करता है। वो जानता है वांग जी के सामने उसने सब कुछ झूठ बोला है, इसलिए वो अब थोड़ा सीरियस वॉइस में वांग जी को देखकर बोलता है,
मुझे तुमसे बात करनी है। बिना मुझसे बात करे तुम खुद को अब कभी पनिशमेंट नहीं दोगे। गलती तुमने मेरे साथ की है, इसलिए तुम्हारी हर पनिशमेंट मेरी फैसला होगा और मुझे ये पनिशमेंट तुम्हें नहीं देनी है। ये बोलता हुआ वांग जी को तुरंत उसकी जगह से खड़ा करता हुआ उसका हाथ पकड़ के उसे अपने साथ अपने और वांग जी के रूम की तरफ विंग ले जाने लगता है। वहीं चिरैन ये देखकर मन में खुश होते हैं क्योंकि वो समझ चुके हैं कि जो काम वो उनके भाई का वांग जी के को नहीं करवा पाए, यानी उसे रोकना, पनिशमेंट ना सहने वाली बात पे वो शायद विंग कर देगा। विंग की आंखों के वांग जी के लिए एक केयर है, ये भी चिरैन ने देख ली, इसलिए वो शांति से खड़े हैं। वहीं वांग जी विंग के साथ रूम में आए। वहीं विंग रूम में आते ही एक बड़ी सी टॉवल को पहले वांग जी की तरफ फेंकता है और बोलते हैं फ्रेश होके आओ, बाद में मुझे तुम्हें बैंडेज भी करना है और हाँ तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात भी करनी है। ये बोलकर विंग बहुत गुस्से में वांग जी को घूरने लगता है। वांग जी तुरंत उस टॉवल को लेकर वॉशरूम में चला जाता है। गर्म पानी की वजह से उसके घाव पे उसे थोड़ा पेन तो होता है, लेकिन हाँ उसे थोड़ा आराम भी लगता है। जैसे ही वो थोड़ी देर में रिलैक्स हो जाता है, बाद में जैसे ही वांग जी बाहर आता है तो विंग अभी भी एक बड़े से मेडिकल बॉक्स के साथ उसका वेट कर रहा था। अब विंग बिल्कुल सीरियस वॉइस में थोड़ा डांट लगाते हुए कहता है बेड पे लेट जाओ। जैसे वांग जी विंग की बात बिल्कुल एक होता है ना आज्ञाकारी हस्बैंड की तरह मानता हुआ बेड पे लेट जाता है। अभी एक ट्यूब से थोड़ी मेडिसिन लेके वांग जी के उस बड़े से घाव पे जहाँ लाल रंग का पूरा निशान बन गया है उस जगह उस ट्यूब को लगाते हुए थोड़ा सा सीरियस वॉइस में बोलता है तुम ये पनिशमेंट खुद को देना चाह रहे थे, बट क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है लंजा। मुझे तुमसे एक सच बताना है इस बात पे। अब वांग जी थोड़ा सा अपना फेस साइड करके विंग की तरफ देखता है, जहाँ विंग उसकी साइड बहुत सीरियस नज़रों से देख रहा है। अब वांग जी एकदम से बैठते हुए बिल्कुल स्ट्रिक्ट वॉइस में विंग की तरफ देखते हुए बोलता है विंग। अब विंग थोड़ा इमोशनल होकर बोलता है मैंने पूरी बात तुम्हें नहीं बताई थी लंजा, क्योंकि मैं डर गया था कि कहीं तुम मुझसे मुँह ना फेर लो। मैंने तुमसे आधी बात ही बताई थी लंजा। क्या क्या नहीं बताया तुमने मुझे? अब वांग जी भी थोड़ा नर्वस हो जाता है। अविंग बहुत सीरियस वॉइस में बोलता है ये कि तुमने मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की, मैंने अपनी मर्जी से तुम्हारे साथ वो सब किया था। अब वांग जी पूरी शॉक आंखों से विंग की तरफ देखने लगता है। विंग थोड़ा घबराते हुए बोलता है हाँ तुम ड्रग थे, हाँ तुम गलती से मेरे रूम में आ गए थे, लेकिन तुमने मुझे कोई ज़बरदस्ती नहीं करी, तुमने मेरे साथ कुछ भी फोर्सफुल नहीं करा, मैंने खुद तुम्हारे सामने सरेंडर किया था। मैं तुम्हें हेल्प करना चाहता था और मुझे लगा था मेरी थोड़ी सी हेल्प से तुम ठीक हो जाओगे, बट सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल चली गई और तुम बहुत एग्रेसिव हो गए। बट ट्रस्ट मी, तुमने मेरे साथ कुछ भी फोर्सफुल नहीं किया। कहीं ना कहीं अब विंग वो सच बता देता है, हाँ पूरा सच नहीं पर आधा अधूरा सच। ये तो सच है वांग जी ने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया था, और ये भी सच है कि हाँ शुरुआत में चीज़ें जैसा विंग चाह रहा था वैसे हुई, पर बाद में कुछ आउट ऑफ कंट्रोल भी हो गई। कहीं ना कहीं अब वांग जी एकदम सीरियस वॉइस में और एकदम सीरियस एक्सप्रेशन के साथ विंग की तरफ देख के बोलता है आई एम सॉरी। इसे विंग शॉक हो जाता है। सॉरी तो अब विंग को बोलना चाहिए ना, क्योंकि विंग था जिसने गलत वांग जी के बारे में दिमाग में डाला, उसे एक रेपिस्ट वाली फीलिंग दे दी जो एक बहुत घटियापन था जो उसे विंग को नहीं करना चाहिए था। कहीं ना कहीं विंग इसी वजह से शॉकिंगली वांग जी की तरफ देख रहा है और वांग जी सीरियस वॉइस में बोलता है आई एम सॉरी, तुम्हें मुझ पर और मेरी फैमिली पे भरोसा नहीं था। हमने तुम्हें शायद जो तुम्हारे साथ हुआ उसके बाद उस तरह से कंफर्टेबली फील नहीं करवाया, इससे तुमने ये झूठ का सहारा लिया। बट विंग तुमने मुझे आज सच बताया, तुमने मुझ पे ट्रस्ट किया और मुझे अपने और तुम्हारी इस रिश्ते की शुरुआत में एक सच बता के ये यकीन दिला दिया कि तुम एक ऑनेस्ट पर्सन हो, और जो भी कुछ पुराना हुआ उस चीज़ को भूल के मैं तुम्हें सचमुच में अपना हस्बैंड मानता हूँ, चाहे कुछ भी हो। बट मैंने और तुमने एक दूसरे के साथ जो सब किया था उसके बाद मुझे तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही थी, इसलिए मैं तुमसे शादी वैसे भी करता, और हाँ मैं इस शादी को सचमुच में मानता भी हूँ और रिस्पेक्ट भी देता हूँ। ये बोलता हुआ वांग जी बिल्कुल सीरियस है
विंग के दिल में एकदम से शार्प पेन होता है। ऑनेस्ट पर्सन, रंजा अभी भी उसको ऑनेस्ट पर्सन का टाइटल दे रहा है। इतना झूठ बोलने के बाद भी इंसान फिर भी विंग पे ट्रस्ट कर रहा है। अभी भी कहीं ना कहीं विंग के दिल में थोड़ा सा तो गिल्ट है, क्योंकि पूरी बात तो वो अभी भी नहीं बता रहा है। और सच्चाई ये भी है कि वो सचमुच में इस पर्सन की फीलिंग के साथ खेल रहा है। शादी तो विंग ने कर ली ना, और इस पर्सन को जब पूरा सच पता चलेगा, विंग क्यों लैंड मेंशन में आया, क्यों विंग ने ये शादी करी, और विंग के रियल क्या सोच है, तो पता नहीं इस रिश्ते का क्या होगा। विंग ये बातें भी सोच रहा है, बट ये रिश्ता तो झूठी है ना। विंग को इस रिश्ते के बारे में ज़्यादा सोचना भी नहीं चाहिए। उसे तो सिर्फ अपनी सीजे के बारे में सोचना चाहिए। वो सीजे जो उसे प्यार करती थी, वो सीजे जिसे इन लैंड मेंशन में मारा गया था। चाहे कुछ भी है, पर वांगी भी एक लैंड है। इसे विंग को इतना ज़्यादा इस लैंड के बारे में नहीं सोचना चाहिए। विंग का दिल ये भी उससे कह रहा है। अपनी ही एक तरीके से वो सोच में गुम है। एक तरफ उसे गिल्टी लग रहा है और एक तरफ वो बिल्कुल सही कर रहा है, उसे ये लग रहा है। इसे वो अपनी सोच में ही शांति से कुछ ना बोलकर वहाँ बेड पे लेट के सोने की कोशिश करता है। वहीं वांगी जब देखता है विंग ने उसके बोलने के बाद कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया, तो वो भी शांति से दूसरी साइड लेट जाता है। दोनों बड़े शांति से अपने बेड पे सेम बेड पे सो जाते हैं। ऐसे मतलब कोई इन दोनों को प्रॉब्लम भी नहीं हुई, और वैसे भी ये दोनों अब हस्बैंड एंड हस्बैंड हैं और दोनों मेल हैं, तो इनके लिए इतना ज़्यादा चीज़ें ऑकवर्ड ना हो, इसलिए ये दोनों बिल्कुल नॉर्मल ही बिहेव करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा विंग ने सोचा था, वो एक आइडियल सन इन लॉ बनने की पूरी कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठ के वो हर तरीके से जैसा लेंस को इम्प्रेस वो कर सकता है वो करने की कोशिश कर रहा है। वो सबके साथ ब्रेकफास्ट करता है, ऑफिस जाके पहले की तरह शिचैन को हेल्प भी करता है। वहीं अब शिचैन ने डिसाइड किया है कि वो विंग को एज ए सेक्रेटरी अपने साथ नहीं रखेंगे, बल्कि वो वांगी के साथ उसी के डिपार्टमेंट में विंग को शिफ्ट कर देंगे। जो विंग को पहले तो अजीब लगा था, लेकिन वो भी मान जाता है। इसके अलावा चिरैन और चिंगीजुन भी नोटिस कर रहे हैं कि विंग एक अच्छी फैमिली मेम्बर बनने के लिए हर चीज़ अटैम्प्ट करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर वो कुछ करता है तो वो करता है जिंगी के साथ टाइम स्पेंड। मॉर्निंग में उठते ही विंग ही अब जिंगी के साथ रहता है। जब तक विंग लैंड मेंशन के अंदर रहता है, वो पूरी तरह से जिंगी को ही अपना फुल अटेंशन और टाइम देता है। मैडम लैंड के भी वो थोड़ा क्लोज आने की कोशिश कर रहा है। वहीं मैडम लैंड शुरू में तो बहुत गुस्सा थी, लेकिन जब चिंगीजुन ने समझाया कि किस तरीके से वांगी खुद को पनिश देना चाह रहा था, लेकिन विंग ने उसे रोक दिया। विंग ने उसे कुछ ऐसा बोला कि अब वांगी कभी भी उन बातों को नहीं बोलता, तो कहीं ना कहीं मैडम लैंड को भी विंग के लिए थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर आ गया है। और ऊपर से विंग का सबके सामने ये आइडल सन इन लॉ बनने का नाटक भी बहुत अच्छे से चल रहा है। करीबन 10 दिन से विंग कुछ नहीं कर रहा, वो प्रॉपर वैसे ही जैसे वो एक नॉर्मल लाइफ बिता रहा है। वो नॉर्मली सबसे मिलता है, नॉर्मल उसकी लाइफ चल रही है। वहीं दूसरी तरफ हमारे जंगचा की हालत बुरी है। जंगचा विंग को लेकर बहुत वारी है, क्योंकि विंग अब लैंड मेंशन में रहता है। वो ऑलरेडी अपनी एक मतलब सिबलिंग को, अपने बहन को खो चुका है, तो वो विंग के लिए वरी है। और वो 10 दिन तक जब विंग उससे कांटेक्ट नहीं करता तो परेशान होकर अब विंग से वेंचिंग के थ्रू कांटेक्ट करता है। जहाँ फ़ोन विंग के पास वेंचिंग के नाम से आया, लेकिन वो एक कॉन्फ्रेंस कॉल है, जहाँ पे अब वो जंगचा परेशान होता हुआ विंग से, तुम कहाँ हो और कैसे हो? पिछले 10 दिन से तुमने हम में से किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करनी की थी, क्या सब कुछ ठीक हो रहा है? जंगचा की आवाज़ में बहुत चिंता है। इस बात पे विंग बहुत शांति से जंगचा से बात कर रहा है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और हाँ, बार बार मुझे अब फ़ोन मत करना, जब मैं फ़ोन करूँ तभी फ़ोन करना। सब चीज़ प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रही है। ये बोलता हुआ विंग बहुत ज़्यादा घबरा रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता ये कन्वर्सेशन कहीं से भी कोई सुन ले। वहीं दूसरी तरफ मैडम लैंड, जिसे विंग पे शक है, वो अभी भी पूरी तरह से विंग पे ट्रस्ट नहीं करती। वो ऑलमोस्ट रूम में एंटर ही कर रही थी जब फ़ोन कटा है। वहीं विंग मैडम लैंड को देख के बहुत नर्वस हो गया। वहीं मैडम लैंड थोड़ी सीरियस वॉइस में बोलती है, किससे बात कर रहे थे तुम? जिससे विंग नर्वस होता हुआ बोलता है, वो मेरी एक फ्रेंड जो फॉरेन में रहती है, वेंचिंग, एक फीमेल फ्रेंड। तो तुम नर्वस क्यों? क्या तुम्हारा और उस लड़की का कोई ऐसा रिलेशनशिप था? इस बात पे अब विंग एकदम से अपने आप को डिफेंड करके था, नहीं मदर, ऐसा कुछ नहीं था। एक्चुअली मैंने बहुत सारे लोगों को अपनी शादी के बारे में नहीं बताया था ना, तो बस मैं वही बता रहा था। तो इतना घबरा के क्यों बता रहे हो?
हाँ, तुम्हारे लिए तो ये अच्छी चीज़ है ना कि तुम मेरी फैमिली के पार्ट बन गए हो। मैडम लेन बड़े एटीट्यूड में बोलती है। वहीं वहीं थोड़ा अब नॉर्मल होते हुए बात चेंज करते होता है, आप मुझसे मिलने आए थे? हाँ, आज कोई भी डिनर पे नहीं आएगा। तुम्हारे हस्बैंड, मेरे हस्बैंड और अंकल और शिचन, वो सब लोग एक बड़ी पार्टी में का पार्ट बनने के लिए आउट ऑफ टाउन गए। शायद कल तक ही वो आएंगे। अच्छा, हाँ, मुझे रंजन ने बताया था। सॉरी, मैं भूल गया। अपने हस्बैंड की बातें मत भूला करो। वैसे भी तुम इस घर में सिर्फ वांग जी की वजह से ही हो। उसकी बात से जुड़ी हर बात का तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। एक एटीट्यूड के साथ मैडम लैन ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। मैडम लैन को लगा था कि शायद विंग को ये बात नहीं पता होगी क्योंकि आज वो ऑफिस नहीं गया था, लेकिन जब मैडम लैन सुनती है कि वांग जी ने उसे ये बात बताई थी तो मैडम लैन को गुस्सा ज़्यादा आता है क्योंकि उन्हें लगता है कि ये दोनों एक हस्बैंड और हस्बैंड की तरह क्यों रह रहे हैं। ये दोनों तो मेल है ना, तो वो सब रिलेशनशिप तो वाइफ और हस्बैंड में होती है, तो ये दोनों इतना क्यों ऐसे बिहेव करते हैं। पर वो चीज़ें एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हैं, इससे वो ज़्यादा ना रिएक्ट करके वहाँ से चली जाती है। वहीं भी अचानक से अब मैम लाइन के जाने के बाद एक लंबी सी सांस लेता है और एक रिलीफ के साथ बोलता है, फाइनली वो दिन आ गया, आज परफेक्ट रहेगा। वैसे भी मेंशन में कोई नहीं होगा और ये मैम लैन ये तो कुछ ही टाइम में एक गहरी नींद में चली जाएगी। आज मुझे हर हालत में अपना फर्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा। ये बोलता हुआ विंग बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है। जो विंग अभी नर्वस दिख रहा था, अब वो विंग बिल्कुल ज़्यादा सीरियस मोड पे है। आंखों में जैसे आज कुछ कर गुजरने की चाह। वहीं दूसरी तरफ मैडम लैन विंग के रूम से अपने रूम में तो आ गई हैं, लेकिन वो थोड़ा बड़बड़ाते हुए बोल रही हैं, एक फीमेल फ्रेंड से बात करके इतना नर्वस, क्या ये एक गुड साइन है? क्या मैं वांग जी को इस लड़के से बचा सकती हूँ? शायद यही मेरे लिए एक गुड साइन होगा। मैडम लैन यही सोच रही हैं और वो एक फ़ोन निकाल के एक पर्सन को कॉल मिला के तुरंत विंग के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए बोल देती हैं। वैसे तो वो बहुत दिन से विंग के ऊपर नज़र रख रही थी, लेकिन अब उसकी आउट ऑफ मतलब कंट्री फॉरेन में वो क्या करता है उस बारे में जानने के लिए उन्होंने एक पर्सन को हायर किया है जिससे वो भी बात करनी है। वहीं दूसरी तरफ विंग अपने प्लान के अकॉर्डिंग पहले अच्छे से डिनर करता है, थोड़े टाइम जिंगी के साथ खेलता है, पर जब जिंगी की नैनी उसे सुलाने ले जाती है तो चुपचाप से मैडम लैन को गुड नाइट विश करके वो अपने रूम में सोने चला जाता है। पूरा लैंड मेंशन अब बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट है। सब लोग सो चुके हैं। मेड सर्वेंट सब अब अपने अपने कॉटेज में जा चुके हैं। वहीं गार्ड्स बाहर हैं और पूरे मेंशन में बिल्कुल शांति और अंधेरा। जब अचानक से एक पर्सन अपनी जगह से उठता है, वो फ़ोन के साथ अब अपने रूम से बाहर निकलकर बड़ी सी लॉबी में आ जाता है। विंग अब अपने फ़ोन की छोटी सी टॉर्च को ही यूज़ करके एक रूम को क्रॉस दो रूम को क्रॉस करते हुए अब सीधा उस रूम के सामने आ जाता है जहाँ वो शायद जब सब जग रहे हों तब उसका आना मुश्किल था। लान शिचैन का रूम, जो यानली और शिचैन का एक टाइम पे रूम होता था। घबराता हुआ विंग उस रूम के अंदर एंट्री करता है और अब धीरे धीरे से सब चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, जहाँ पे एक बड़ी सी अभी भी वेडिंग फ़ोटो लगी हुई है। शिचैन और यानली की वेडिंग फ़ोटो, बेड के पीछे एक बड़ी सी वॉल पर वेडिंग फ़ोटो है। वहीं साइड टेबल पे जिंगी मतलब यानली और शिचैन की एक और फ़ोटो है। इस रूम में शिचैन और यानली की और जिंगी की काफ़ी फ़ोटोग्राफ्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बट वो चीज़ नहीं है जो विंग ढूंढने की कोशिश कर रहा था। एक एक करके विंग ने बहुत सारी चीज़ें नोटिस करी, काफ़ी सारे ऑफिस की फाइल्स नोटिस करी, बट उसे अब तक कुछ नहीं मिल रहा जो वो चाहता था। कहीं ना कहीं विंग को अच्छे से याद है कि उसकी सीजे डायरी लिखती थी, तो उसकी सीजे की डायरी कहाँ है? जंचा ने बताया था, पुलिस ऑफिसर ने भी बोला कि ऐसी कोई डायरी कभी थी मिली ही नहीं, शायद वो पहले लिखती हूँ और कुछ लोग होते ना कभी कभी लिखते थे फिर वो बंद कर देते हैं, क्या पता यानली ने अब डायरी लिखना बंद कर दिया हो। यही सोचा मतलब पुलिस ऑफिसर की थी, लेकिन जंचा और विंग कुछ पता था कि यानली शायद डायरी लिखना तो नहीं बंद कर सकती और यानली कि वही डायरी विंग ढूंढने की कोशिश कर रहा है।
सिर्फ वही डायरी नहीं, यानी कि वो सारी डायरीज जो अब तक विंग शायद यानी कि कहीं रखी होंगी, वो उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा है। बट विंग को कुछ नहीं मिलता। यानी कि पुराने कपड़े, यानी कि ज्वेलरी अब तक इस रूम में है, बट डायरी नहीं, जिससे से विंग थोड़ा फ्रस्ट्रेट होता है। कहीं ना कहीं विंग जो चीज़ सोच रहा था उसे वो नहीं मिली। वो परेशान होकर जैसे ही अब अपने रूम के में वापस एंटर करता है तो वो शॉक हो जाता है, क्योंकि रूम के अंदर वांग जी बेड पे बैठा हुआ है। वहीं विंग अचानक से वांग जी को देखकर शॉक है। वहीं वांग जी बहुत शांति से बेड से उठ के सीरियस वॉइस में विंग को देख के बोलता है, कहाँ थे तुम? जिसे विंग थोड़ा नर्वस होता हुआ, घबराते हुए, अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करते हुए बोलता है, तुम आज वापस आ गए? मैं अंकल और फादर के साथ नहीं गया था, बल्कि ऑफिस में ही था। एक मीटिंग के कारण मैं थोड़ा लेट हो गया था उनके। पर तुम कहाँ थे विंग? मैं काफ़ी देर से रूम में हूँ। अब विंग थोड़ा नर्वस होते हुए बट अपने आप को ठीक करते हुए, वो एक्चुअली मैं थोड़ा वॉक पे गया था, आज तुम नहीं थे तो मैं बोर हो रहा था रूम में, सोचा आज वॉक पे चला जाता हूँ। मैं यही था मेंशन में। विंग अपने आप को डिफेंड करते हुए बोलता है, नहीं वांग जी हूँ मैं, रिस्पॉन्स करके अब वॉशरूम की साइड चला जाता है। जैसे वांग जी की तरफ ना ध्यान देते हुए अभी लंबी सी सांस लेता है और वापस अपनी साइड आके बेड पर लेट जाता है। वहीं वांग जी बाथरूम के अंदर आते ही अब एक बड़े से मिरर की तरफ देखकर बहुत डार्क नज़रों से मिरर में खुद को देख के बोलता है, विभूषण क्या छुपा रहे हो तुम? कौन हो तुम? ये बोलता हुआ वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहा है। वहीं विंग इन सब से अनजान अब अपने रूम में आकर यही सोच रहा है कि क्या कहीं और उसे देखना चाहिए। वहीं वांग जी अब वॉशरूम के बाहर आता है और बेड पे लेटते हुए अपनी आंखें बंद करते हुए आज की बात याद करता है। आज जब वो भी अपने अंकल के साथ निकलने ही वाला था, तब उसके पास उसी के ऑफिस का एक पियून कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर आता है। वांग जी को लगा था शायद ये उसके कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे, इसलिए वो उस कोरियर को खोल के देखता है। लेकिन जो वो उसके अंदर देखता है उसे बहुत बड़ा शॉक लगता है। विंग और जियांग्स के कनेक्शन का पता चलता है। ये डॉक्यूमेंट्स किसी ने अननोन, मतलब किसी ने बिना नाम के वांग जी के पास भेजे हैं। किसने भेजे हैं उसका नाम तो नहीं, लेकिन इसमें विंग की वो इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में लैंस को अब तक नहीं पता था। विंग को जियांग्स ने अडॉप्ट किया था। विंग जियांग्स के साथ कई सालों तक रहा था और 16 साल की उम्र में वो जियांग से अलग हुआ था। ये सब इन डॉक्यूमेंट्स में है। जियांग यानी कि फैमिली से विंग का कनेक्शन था। ये बात जब वांग जी को पता चली थी तो वांग जी काफ़ी शॉक हो गया था और वो तुरंत मीटिंग में ना, मतलब उस पार्टी में ना जाने का डिसाइड करके अपने खास आदमी जो एक टाइम पे उसके लिए हर तरह का काम करता था, शू यांग, उसे तुरंत मिलने के लिए चला जाता है। वो शू यांग को विंग के डॉक्यूमेंट्स देकर उसे तुरंत वेरीफाई करना है के बारे में बोलता है। वहीं शू यांग 2 घंटा का टाइम मांग के तुरंत उन डॉक्यूमेंट्स में जो इन्फॉर्मेशन है उसे वेरीफाई करने के लिए चला जाता है। वांग जी 2 घंटे तक अपने कार में ही बैठा हुआ था और वो हर चीज़ याद कर रहा था। शादी के बाद अब तक विंग का और उसका साथ, विंग और वो एक बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए थे। दोनों एक साथ ऑफिस आते और जाते थे, सुबह शाम एक साथ ब्रेकफास्ट लंच डिनर करते थे और यहाँ तक कि कहीं ना कहीं विंग के लिए वांग जी के दिल में एक बहुत प्यारा सा सॉफ्ट कॉर्नर भी बन गया था। विंग का हमेशा जिंगी के साथ खेलना, स्माइल करना, हमेशा सबका ध्यान रखना वांग जी को अट्रैक्ट करता था। विंग की वो प्यारी सी बनी स्माइल भी इस समय वांग जी की आंखों के सामने घूम रही है जब दोबारा से शू यांग उसकी कार पे नॉक करता है। जब वांग जी अब अपनी विंडो का शीशा नीचे करता है और शू यांग उसके हाथ में वो डॉक्यूमेंट रखते बोलते हैं, सर इस डॉक्यूमेंट में सेंड की एक एक इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सच है। सचमुच में विभूषण जियांग्स के साथ रहे हैं और विभूषण की अडॉप्टेड फैमिली है जियांग। ये सुनते ही वांग जी के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। आज तक विंग ने कभी जियांग्स के बारे में बात नहीं करी, लेकिन वो जियांग्स के साथ कनेक्टेड था, ये बात उसने छुपाई है। कहीं ना कहीं ये बात वांग जी को बहुत हर्ट कर जाती है। उसे अब तक याद है
जब विंग ने उसे फर्स्ट नाइट में सब कुछ सच बता दिया था और उसने विंग को एक बार माफ़ भी कर दिया था। लेकिन क्या उस बात मतलब माफ़ करने के बाद भी विंग को उस पर अब तक ट्रस्ट नहीं हुआ? और क्या क्या राज है जो विंग ने छुपा रखे हैं? ये बातें भी वांग जी के दिमाग में चल रही थी और इसके कारण जब वो यहाँ लैंड मेंशन आया, विंग को इस रूम में नहीं देखा तो उसे और ज़्यादा गुस्सा आ गया। वो काफ़ी देर से विंग का यहाँ वेट कर रहा था। जब वो विंग को वेट करते हुए बाहर आया तो उसने देखा कि कैसे विंग चुपचाप से शिचैन के रूम से बाहर निकल रहा है। उसने विंग को शिचैन के रूम से बाहर निकलते हुए देख लिया था और वो चुपचाप से अपने रूम में छुप गया था। लेकिन विंग थोड़ा शांति से सीसीटीवी से बचते हुए रूम में आया, जिससे की वजह से विंग को थोड़ा टाइम लगा। लेकिन वांग जी ने वो सब देखा। विंग का झूठ बोलकर लैंड फैमिली को से अपना और जियांग से कनेक्शन छुपाना, दोबारा शिचैन के रूम में छुप कैसे जाना, कहीं ना कहीं अब उसके दिमाग में विंग को लेकर कुछ शक आ चुका है। वहीं विंग इन सब से अनजान अपने ही सोच में है। अगर अभी तक उसे यानली के बारे में कुछ क्यों नहीं पता चला, यानली की डायरी कहाँ है, कौन है सच्ची असली कल्प्रेट, वो ये जानना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ पार्टी में सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। शिचैन बड़े आराम से पार्टी एंजॉय कर रहा था जब उस पार्टी में लैंड से जियांग टकराते हैं। जियांग फैमिया जरूर थोड़ा वीक हो गए हैं पैसे फाइनेंशियली, लेकिन उसके बावजूद उनका बिजनेस काफ़ी बड़ा था, इसलिए ऐसी बड़ी बड़ी पार्टीज़ का वो पार्ट बनते ही हैं। हाँ मैडम यू आज भी इस पार्टी में अपने हस्बैंड के साथ आई हैं। अंदर से वो बहुत वीक हो गई हैं, लेकिन अभी भी उनकी पर्सनैलिटी पहले जैसी एकदम दमदार है। वो एकदम स्ट्रिक्ट पोजीशन में अपने हस्बैंड के साथ उस पार्टी में सब लोगों से मिल रही हैं। उनके चेहरे से कोई नहीं बता सकता कि ये लेडी कितना ज़्यादा आजकल परेशान रहती है, एंजाइटी और डिप्रेशन की दवाइयाँ भी लेती है। वो उनका एक ऐसा राज है जो सिर्फ उनके घर के रूम में रहता है। बाहर वो अभी भी द ग्रेट मैडम यू हैं, जो हर चीज़ में परफेक्ट है, हर तरीके से बिजनेस और घर को अच्छे से संभालना जानती हैं। इसी इम्प्रेशन के साथ आज भी वो इस पार्टी का पार्ट है। लैंस और जियांग एक दूसरे के सामने जब गलती से आ जाते हैं तो दोनों में से कोई भी बात स्टार्ट नहीं करता। मैडम यू की आंखों में इन लैंस के लिए बहुत नफरत है। इनके बेटे से गलती हुई थी, लेकिन मैडम यू के ग्रैंडसन को उनसे दूर करके ये लैंस मैडम यू की नज़रों में और गिर गए। वहीं लैंस भी जियांग से नाराज है, क्योंकि उन्हें लगता है जियांग उनके ऊपर गलत इल्जाम लगा के उनकी गुडविल, उनकी रेपुटेशन को डैमेज कर रहे थे। इसलिए ये लोग एक दूसरे को होकर देखकर भी पूरी तरह से इग्नोर करके आपस में बाकी लोगों से बात कर रहे थे। जब उनमें से एक इंसान आके लैंस को कंग्रेचुलेशन करता है। ये एक फेलो बिजनेस पर्सन था जो उस पार्टी या इस शादी का पार्ट नहीं बन पाया था, जो वांग जी और विंग की शादी का। इसलिए वो यहाँ पे लैंस को कंग्रेचुलेशन कर रहा है विवुशान और लांगवांग जी की शादी का। मैडम यू जो थोड़े दूर पे ही खड़ी थी, जब वो विवुशान का नाम सुनती हैं तो उनकी आंखें शॉक में बड़ी हो जाती हैं। और अब वो शॉकिंगली जो उन्होंने सुना उसे कंफर्म करने के लिए उनके पास खड़ी हुई एक लेडी से इस चीज़ की कंफर्मेशन लेती है। वहीं वो लेडी भी इस चीज़ को कंफर्म कर देती है कि हाल ही में लैंस के सेकंड सन यानी लांगवांग जी की शादी एक मेल से ही हुई है जिसका नाम विवुशियान है। मैडम यू कंफर्म करने के लिए क्या वो शादी की कोई पिक देख सकती है कहकर उस लेडी से रिक्वेस्ट करती है। वहीं वो लेडी एक्साइटमेंट में अपने फ़ोन से कि हाँ वो शादी का पार्ट बनी थी और उसने कुछ पिक्स ली भी थी दिखाते हुए मैडम यू को पिक्स दिखाती है। वहीं मैडम यू जैसे ही वांग जी और विंग की पिक्स देखती है तो उनकी मुट्ठी गुस्से में टाइट हो जाती है। वो 2 कदम पीछे होकर शॉकिंगली अब उस फोटोग्राफ को देखने लगती हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा विवुशियान ने लैंस में शादी कर ली। मैडम यू बहुत गुस्से में अब उस पार्टी को बीच में से छोड़कर ही चली जाती है। वहीं वांग जी पूरी रात सो नहीं पाया। उसके दिमाग में यही बातें चलती रही कि विंग जियांग के फैमिली से रिलेटेड था, ये बात उसने क्यों छुपाई। इसलिए वो अगले दिन मॉर्निंग में विंग से एज यूजुअल स्वीटली बिहेव ना करते हुए काफ़ी गुस्से में वहाँ से जल्दी निकल जाता है। वहीं विंग आज ये समझ नहीं पाता कि वांग जी को साथ क्या हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं कल रात क्या वांग जी को उस पर शक हो गया। इस चक्कर में विंग थोड़ा नर्वस भी है। वो अपनी नर्वसनेस में समझ नहीं पा रहे वो क्या करे, लेकिन उस की मॉर्निंग को अच्छा बनाने और उसकी प्यारी
प्यारे से दिन की शुरुआत के लिए उसका प्यारा सा नेफ्यू यानी जिंगी खुश होता हुआ कूदता हुआ अपने मामा के पास आ जाता है। मैं बोलो अंकल, खुशी से उनके पैरों को लपेटता हुआ कहता है अंकल अंकल, जिसे विंग अब नीचे मुंह करके उस प्यारे से 5 साल के बच्चे को अब तुरंत अपनी गोदी में लेके बहुत प्यार से उसके सर पे हाथ फिराते हुए कहता है क्या हुआ मेरी प्यारी जिंगी को? मुझे आज स्कूल नहीं जाना है। इस बात पे विंग स्माइल करता हुआ जिंगी के गालों को हल्का सा पुल करता हुआ कहता है क्यों नहीं जाना तुम्हें स्कूल? क्या तुम बड़े होकर एक गुड मैन नहीं बनना चाहते? क्या तुम बड़े होकर अपनी पसंद की बड़ी बड़ी कार्स नहीं बाई करना चाहते? अब कार बाई करनी है तो अर्निंग करनी पड़ेगी और पैसे कमाने हैं तो पढ़ना भी पड़ेगा। कह के विंग प्यार से जिंगी को समझा रहा है, पर जिंगी आज बिल्कुल गुस्से में है और वो एकदम से गुस्से में बोलता है नहीं, वहाँ पे कोई पढ़ाई नहीं हो रही है, वो लोग सब डांस करते रहते हैं और मैं डांस का पार्ट नहीं हूँ तो मैं पूरा दिन बैठकर बोर हो जाता हूँ, इसलिए मैं नहीं जाऊँगा। जिंगी बहुत प्यार से अपनी बच्चे वाली आवाज़ में विंग से कंप्लेंट करता है। इसे विंग को भी प्यारे से जिंगी पे तरस आ जाता है। जिंगी जिस डांस का ये बात हो रही है, जैसे हर स्कूल में एक एनुअल डे होता है, उसके एनुअल डे में जिंगी इस बार पार्ट नहीं ले रहा है क्योंकि बीच में वो काफ़ी दिन के लिए गैप ले लिया था। उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, इसके कारण डांस रूटीन उससे मिस हो गया और उसकी टीचर ने उसे निकाल दिया ताकि बाकी बच्चों की कोऑर्डिनेशन या ये कह दो जो कोरियोग्राफी करी हुई है वो बिगड़ ना जाए। काफ़ी दिन से वो बच्चे प्रैक्टिस भी कर रहे थे तो उनका अच्छे से सब कुछ मैनेज हो गया था, अच्छे से वो सब कुछ कोऑर्डिनेटिंग स्टाइल में कर रहे थे, यानी सब हाथ पैर उनके सही एक जैसे चल रहे थे और जिंगी उनको डांस को बिगाड़ रहा था। इसे जिंगी को निकाल दिया गया जिसके कारण जिंगी बहुत अपसेट है और रो रो के अपने अंकल से कंप्लेन कर रहा है। वहीं विंग भी अपने प्यारे से जिंगी को रोते हुए देखकर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसके प्यारे से छोटे से फेस को जो बिल्कुल चबी चबी है उसे प्यार से अपने हाथों से उसके आंसू पूछते हुए कहता है ओके तो आज हम स्कूल नहीं जाएंगे, वैसे भी तुम्हारा परसों ही तो एनुअल फेस्टिवल है तो तब तक हम स्कूल नहीं जाके क्या करेंगे? शॉपिंग, हम शॉपिंग जाएंगे, बाबा भी नहीं है और ग्रैंड मदर भी आज बिजी हैं तो आप हमें शॉपिंग जाएंगे, आप मुझे शॉपिंग लेके जाएंगे ना? कह के जिंगी बहुत खुश और एक्साइटेड हो जाता है। इस बात पे विंग भी जो आज अपने प्यारे से नेफ्यू के साथ पूरा टाइम स्पेंड कर सकता है सुन के तुरंत अग्री हो जाता है। जिंगी के लिए तो विंग ये सब कर रहा है। उसकी सीजी के लास्ट वर्ड सेव माई बेबी विंग को भी पता है। विंग नहीं जानता जिंगी किस खतरे में है, पर अगर उसकी सीजे चाहती थी जिंगी हमेशा सेफ रहे तो वो करेगा। इसी कारण वो अधिकतर 90% ऑफ टाइम जिंगी के साथ ही रहता है और अभी भी जब जिंगी उसके साथ जब शॉपिंग मॉल जाने की बात करता है तो तुरंत अग्री कर जाता है। विंग और जिंगी सब मस्ती से अपने शॉपिंग मॉल पहुंचते हैं। जिंगी का हाथ पकड़ के अच्छे से दोनों एक जैसे मैचिंग मिकी माउस वाले कपड़े पहन के मिकी माउस वाली कैप लगा के मस्ती में अब शॉपिंग मॉल में घूम रहे हैं। विंग और जिंगी फुल मस्ती कर रहे हैं। बहुत देर तक वो किड्स के प्ले एरिया में भी खेलते हैं और उसके बाद वो ऊपर फूड कोर्ट में दोनों खाने के लिए जा रहे थे जब फूड कोर्ट के अंदर विंग और जिंगी को कोई टक मिलता है। वहीं जिंगी तो खुशी में ग्रैंड मदर करके दौड़ता हुआ उस लेडी को गले लगा लेता है, पर वो लेडी जिंगी को देख के जितना खुश है वो विंग को देखकर ही उतना गुस्सा है। उसकी आंखों में विंग को देखकर एक अजीब सी नफरत है। वहीं जिंगी स्माइल करता हुआ अब उस लेडी को देख के बोलता है ग्रैंड मदर आप भी आ रहे थे, आपने मुझे नहीं बताया। पता है ग्रैंड मदर मेरे आज स्कूल की छुट्टी करके पार्टी करी, कहकर जिंगी खुशी से अपनी ग्रैंड मदर को अपनी खुशी बता रहा है। इस बात पे अब मैडम जी घूर घूर के विंग को देखकर जिंगी को दोबारा से प्यार करती हुई अब जिंगी को गले में गोद में उठाते हुए विंग को देख के कहती है तुम तो आवारा थे, मेरे ग्रैंडसन को भी आवारा बनाना चाहते हो? क्यों गए थे तुम लैंड फैमिली में? ताकि मेरी जिंगी को बिगाड़ सको, उसे छुट्टी करके मॉल्स में घुमाना, ये कौन सा तरीका है? बोलते हुए अब मैडम यू विंग से क्वेश्चन करने लगते हैं। वही विंग तुरंत जिंगी को अब मैडम यू से दूर करता हुआ क्योंकि वो जानता है अब मैडम यू और जिंगी जो भी बोलेंगी जिंगी के सामने वो सही नहीं है, इसलिए वो जिंगी को बहुत प्यार से उसके लिए लाए हुए फ्रेंच फ्राइज और बर्गर्स को लेकर एक साइड के टेबल पर बैठाते हुए तुम ये खाओ कहकर उसके कान पे अपने ही हेडफोन लगा देता है ताकि अब जो भी बात हो वो जिंगी को ना समझ आए। और वो मैडम यू को देख के कहता है उसे आज स्कूल नहीं जाना था इसलिए मैंने उसे नहीं बोला, वैसे भी उसके स्कूल में आजकल पढ़ाई नहीं हो रही है, डांस हो रहा है जिसका वो पार्ट नहीं है, वो बोर होता है इसलिए मैं उसे यहाँ लेके आया। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ये बकवास मुझ पर फ़र्क पड़ेगी? तुम वही हो विभूषण
जो हमेशा से मैं सोचती थी, एक कैरेक्टरलेस, अपने फ़ायदे के लिए लोगों को यूज़ करने वाले, मतलब के लिए किसी भी हद तक गिर जाने वाले एक बेकार घटिया इंसान, बोलते हुए मैडम दांत पीछती हुई आगे आते हुए विंग को घूरने लगती हैं। विंग इमोशनली मैडम यू को देख रहा है। कितने साल हो गए ना, करीबन 11-12 साल, पर आज भी इस औरत की आंखों में विंग के लिए कोई सॉफ्टनेस नहीं है। इतने साल मिलने के बाद, अलग होने के बाद मिले तो फिर भी नफरत। आज भी इस लेडी की आवाज़ में उतना ही रूखापन और दिल में उतनी ही विंग के लिए नफरत है, जो विंग कभी समझ नहीं पाया। विंग अब इमोशनल होता हुआ और मैडम यू के सामने कमज़ोर ना हो शो करते हुए स्ट्रांगली बोलता है, मेरा आपसे कोई मतलब नहीं है। आप मेरे लिए स्ट्रेंजर हैं और मेरे बारे में ऐसे शब्द बोलकर आप अपने लिए एक गड्ढा खोद रही हैं। भूलिए मत, अब मैं लैन फैमिली का मेंबर हूँ। एक लैन फैमिली के मेंबर की आप इस तरीके से इंसल्ट कर रही हैं। आपको नहीं लगता आप बहुत गलत कर रही हैं? विंग कॉन्फिडेंटली जब ये बोलता है तो कहीं ना कहीं आप मैडम यू को और गुस्सा आ जाता है। मैडम यू तुरंत गुस्से में विंग के गाल पे एक जोरदार तमाचा लगा देती है, जिससे विंग शॉकिंगली अब मैडम यू की तरफ देख रहे हैं। अब मैडम यू गुस्सा करती हुई चिल्लाती हुई बोलती हैं, तुम सचमुच में एक स्लड हो। तुम्हें अपने फायदे के लिए इस लैंड पोजीशन को पाने के लिए, लैंड फैमिली का हिस्सा बनने के लिए अपने पैर खोलते हुए शर्म नहीं आई? वो फैमिली जिसने मुझसे मेरे ग्रैंडसन और मेरे बेटी को दूर कर दिया, उस फैमिली का पार्ट बन के तुम मुझे ये एटीट्यूड दिखा रहे हो? तुम कभी भी जियांग्स फैमिली का पार्ट नहीं बन पाए, इसलिए एक अमीर फैमिली का पार्ट बनने के लिए हर हद तक गिर सकते थे। मुझे उम्मीद थी 10 साल पहले। अच्छा हुआ जो हमने तुम्हें अपने से दूर कर दिया। अच्छा हुआ कि तुम कभी जियांग्स फैमिली का पार्ट बन ही नहीं पाए। आज मुझे अपने फैसले पे बहुत खुशी है कि तुम मेरे घर से बाहर निकले थे। ये बोलते हुए मैडम जी बहुत खुश हो रही हैं। या ये कह दो विंग को ये जता रही हैं कि वो कितनी खुश हुई थी कि विंग जियांग्स फैमिली का पार्ट नहीं बन पाया। वो कितनी खुश हुई थी जब विंग जियांग्स फैमिली छोड़ के गया था। और अब वो गुस्से में विंग को देखते हुए अब दोबारा से विंग की तरफ गुस्से करते हुए बोलती हैं, पर एक बात कान खोल के सुन लो विवेशान, तुम जैसा घटिया और बेकार इंसान ज़्यादा देर तक लैंड फैमिली में भी नहीं रह पाएगा। जिस तरीके से हमने तुम्हें धक्के मार के अपनी फैमिली से निकाला था, उसी तरीके से लैंस भी एक दिन तुम्हें बेइज्जत करके अपने घर से ज़रूर निकालेंगे। और मैं उस नज़ारे का वेट कर रही हूँ। ये बोलते हुए मैडम जी अब टक टक करके अपनी हील्स को ज़ोर ज़ोर से बजाते हुए वहाँ से चली जाती है। वहीं वहाँ शौक में खड़ा है। उसके गाल पे मैडम यू के थप्पड़ का अभी भी सेंसेशन हो रही है। उसका गाल पूरी तरह से रेड हो गया है और हल्का सूज भी गया है। मैडम यू गुस्से में जिंगी को भी बाय नहीं करके वहाँ से चली गई। वहीं जिंगी जिसकी पीठ इन दोनों के पीछे तरफ थी, उसे पता ही नहीं चला उसकी ग्रैंड मदर ने क्या करा। वहीं विंग इमोशनल होके अब अपने आंसू को पूछ के पीछे मुड़ता ही है, तो वो जिस पर्सन को अपने आंखों के आगे देखता है पूरी तरह से शॉक हो जाता है। वांग जी, हाँ जी, यहाँ विंग के लिए ये शौक था। वहीं वांग जी की आंखों में विंग के लिए बहुत कंसर्न। विंग की सूजी हुई आंखें जिनमें आंसू शायद रुकने की कोशिश हो रही है, और वो सूजा हुआ गाल जिस पे अभी भी मैडम यू की 4 उंगलियों के निशान हैं। कहीं ना कहीं ये देखकर मैडम यू की विंग की तरफ रूडनेस देखकर वांग जी को विंग के लिए पता नहीं क्यों बहुत शार्प पेन होता है। वो आगे आके बिना विंग की परमिशन के बहुत हल्के से विंग के गाल को टच करता है, जिससे विंग की आंखें शॉक में बड़ी हो जाती हैं। वांग जी एकदम स्ट्रिक्ट वॉइस में बोलता है, तुमने उन्हें क्यों थप्पड़ मारने दिया? तुम उनका हाथ रोक सकते थे। इस बात पे विंग इमोशनली अपना सर नीचे करके थोड़ा सा दर्द वाली आवाज़ में बोलता है, क्योंकि उन्होंने मुझे एक टाइम पे घर और छत दी थी। अब वांग जी इमोशनल होके विंग की तरफ देखता है और बोलता है, तुम जियांग्स फैमिली का हिस्सा थे? हाँ, मैं कुछ साल उनके साथ था, पर मेरे लिए वो कभी मेरी फैमिली नहीं थी। मैं उनके लिए सिर्फ एक फॉस्टर किड, और मेरे लिए वो सिर्फ मेरी फॉस्टर फैमिली थी। जैसे ही मैं 16 साल का हुआ, उन्होंने मुझे अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल दिया था, और फिर मैंने कभी मुड़ के उन्हें की तरफ देखा ही नहीं। ये बोलता हुआ विंग बहुत इमोशनल हो गया। वांग जी महसूस कर सकता है इन आँखों में सच है। अभी विंग ने जो बोला
वो सब सच है। इसलिए वांगी एकदम से विंग को वहीं इतने सारे लोगों के बीच में उस फूड कोर्ट में तुरंत गले से लगा लेता है, जिससे अचानक से विंग शॉक हो जाता है। और वांगी इमोशनल होकर विंग को गले लगा के खड़ा है और मन में महसूस कर रहा है कि कल रात से वो विंग के ऊपर गलत शक कर रहा था। वो कल रात से विंग से नाराज़ था, लेकिन उसने विंग के ऊपर तुरंत अपने एक जासूस को छोड़ दिया था ताकि कुछ भी हो वो उसे बताए। जब उस जासूस ने बताया कि विंग आज मॉल आया है तो वांगी भी मॉल आ गया था, क्योंकि उसे कुछ देर पहले मैडम यू भी मॉल आई हैं ये बात पता चला था। वांगी यहाँ गुस्से में पहुँचा था, यही सोच के कि विंग और मैडम यू छुप के उन मिलेंगे और वो उन्हें हाथों हाथ पकड़ के विंग से क्वेश्चन करेगा। लेकिन जब उसने मैडम यू का विंग की तरफ रवैया देखा, मैडम यू की सारी बातें सुनी, तो वो अब और ज़्यादा विंग के लिए इमोशनली एक तरह से बॉन्डेड फील कर रहा है, क्योंकि उसे लग रहा है कि विंग के साथ इस जयांग्स फैमिली ने गलत किया। विंग का कहीं भी जयांग्स फैमिली को ना मेंशन करना अब वांगी को जस्टिफाई लग रहा है। उसे लग रहा है विंग क्यों ऐसी फैमिली को मेंशन करता जो फैमिली उसके साथ ऐसा बिहेव करती है, उसे इतने गंदे गंदे वर्ड्स बोलती है, उसके बारे में इतनी गलत बात सोचती है। कहीं ना कहीं अब विंग ने क्यों जयांग्स फैमिली के बारे में उसे नहीं बताया, ये बात वांगी समझ रहा है। वहीं दूसरी तरफ मैडम यू एक कोने में खड़े होकर आप वांगी और विंग को गले लगाए हुए देखकर गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ही रही थी, जब आप मैडम यू के कंधे पे एक हाथ आता है जो कोई और नहीं जांगचा था, और वो इशारे में मैडम यू को वहाँ से खींच के ले जाता है। वहीं मैडम यू गुस्से में आप जांगचा को देखकर चिल्लाते हुए बोलती है, तुम मुझे उस मॉल से क्यों लाए? आज मैं उस लांग वांगजी और विभूषण की क्लास लगाती। तुम्हें पता है उस विभूषण और लांग वांगजी को देखा तुमने? वो दोनों एक हो गए। वो विभूषण जिसे तुम और तुम्हारी बहन इतना प्यार करते थे, उस विभूषण की हरकत देखी तुमने? उसने उस लैन फैमिली में शादी कर ली। उसे शर्म नहीं आई? बोलते हुए कहीं ना कहीं मैडम यू बहुत गुस्से में चामचा अपनी मदर पे गुस्सा करते रहा। शर्म तो आपको आनी चाहिए मदर, आप विंग के बारे में क्या क्या बोल रहे थे वहाँ पे? आपको एक बार भी शर्म नहीं आई? विंग को हर चीज का जिम्मेदार बना देते आप। क्या गलती थी विंग की? 16 साल पहले उसने कोई गलती नहीं करी थी और आपने उसे घर से बाहर नहीं निकाला था, बल्कि वो हमारा घर छोड़ के गया था, क्योंकि आप वहाँ हमेशा उसे क्रिटिसाइज करती थी। विंग ने अपनी इंडिविजुअली इतनी बड़ी पहचान बनाई है ना, जिसे जयांग्स के नाम की जरूरत भी नहीं। आपको क्या लगता है विंग अपने शौक से लैन फैमिली में गया है? उसे लैन फैमिली के नाम की कभी ज़रूरत नहीं थी। चाइना के बाहर उसकी इतनी अच्छी जॉब थी, इतनी अच्छी पोजीशन थी कि उसे यहाँ आकर इस लैन फैमिली में शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो ये सब कर रहा है। आपको पता है क्यों? सीजे के लिए। जिस इंसान ने सीजे के लिए अपनी लाइफ में इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी, अपना शरीर, अपनी वजूद, यहाँ तक कि किसी आदमी का वो हस्बैंड बन गया, आप उस इंसान के साथ कैसा बिहेव कर रहे हो मदर? आपको अगर मैं विंग का सच बताऊंगा ना, तो अब अभी जो थप्पड़ आप विंग को मार के आई हैं ना, उस थप्पड़ के लिए आप खुद को कोसेंगी, जैसे सीजे की शादी करने के बाद आप खुद को कोसती हैं। ये बोलता हुआ अब जांगचन सब सच धीरे धीरे करके बताने लगता है, और जब वो ये सच बता रहा है तो मैडम यू अब एकदम से अपने सोफे पे जोर से धड़ाम करके बैठ जाती हैं। वहीं जांगचा मैडम यू को अब गुस्से में देख रहे हैं, और वहीं मैडम यू अब रोते हुए अपना सर पकड़ के कहती है, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने विंग को ये सब बोला। मदर, आपने विंग को जो सब बोला वो बहुत गलत था, लेकिन आपकी टाइमिंग बहुत अच्छी थी। शायद अगर आज आप विंग को वो बातें नहीं बोलती तो लांग वांगजी विंग को लैंड मेंशन से बाहर निकाल देता। थैंक गॉड मैंने लांग वांगजी को आपके और विंग के पीछा करते हुए देख लिया था। मैं वहाँ आपको सिर्फ रोकने आया था, क्योंकि मुझे पता था आप विंग से गुस्से में बात करने गई हैं, लेकिन अब मैं खुश हूँ कि आपने विंग पे गुस्सा किया। आपने जो विंग को बोला वो बहुत गलत था, लेकिन आपके गुस्से के कारण कहीं ना कहीं आज हमारा बहुत बड़ा फ़ायदा हो गया। जांगचा मन में खुश हो रहा है। वहीं विंग अब वांगी से दूर होकर थोड़ा सा शॉकिंगली वांगी को देख रहा है। इसका मतलब वांगी को विंग के जांग से कनेक्शन का पता चल गया। क्या वांगी विंग पे भी शक करता है, उस पर ट्रस्ट नहीं करता? ये बात सोचकर पता नहीं विंग को गुस्से से ज़्यादा, या एक कह दो उसका प्लान ख़राब हो गया, उस चीज़ की फ्रस्ट्रेशन से ज़्यादा दिल में एक शार्प सा दर्द होता है। पता नहीं क्यों वांगी उस पर ट्रस्ट नहीं करता। ये बात उसके दिल को अच्छी नहीं लग रही है। कितना अजीब है ना दिमाग और दिल का कनेक्शन। दिमाग कह रहा है कि उसे अब जल्दी से कुछ प्लान करना चाहिए, वहीं दिल कह रहा है कि उसे वांगी से और प्यार जताना चाहिए। कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में विंग अब थोड़ा शौक में वांगी को देख रहा है।
महिमांग जी शायद विंग की आंखों के सवालों को हल्का सा समझ चुका है, इसलिए वो विंग का हाथ पकड़ के बिल्कुल के पास बैठ जाता है। महिमांग वांग जी को देखकर और खुश हो जाता है। अब वांग जी विंग को इमोशनली देख रहा है, मैं देख रहा है कि विंग उसकी शायद उस पर शक करने की बात से थोड़ा अपसेट है, जिसकी वजह से अब वांग जी को अपने ऊपर गुस्सा आ रहा है। उसे लग रहा है कि शायद उसे विंग से डायरेक्ट बात करनी चाहिए थी, उस पर शक नहीं करना चाहिए था, लेकिन विंग ने भी ये बात छुपाई थी, तो कहीं ना कहीं उसका तुरंत शक करना गलत भी तो नहीं है। वो दोनों इसी सोच में बैठे थे जब जिंगी अब खुश होता बोलता है, अब तो यहाँ पे वांग जी अंकल भी आ गए हैं, तो चलो अब हम कहीं और चलते हैं। मैं वैसे भी इस मॉल में बोर हो गया, क्यों ना हम प्लेग्राउंड में चले, प्लीज प्लीज हम प्लेग्राउंड में चलते हैं, कह के जिंगी अब उन दोनों से रिक्वेस्ट करने लगता है। वहीं जिंगी की रिक्वेस्ट को विंग और वांग जी कभी मना कर सकते हैं, तो बेचारे उसकी वो बात मानकर भी पास के ही एक प्लेग्राउंड में चले गए, जहाँ पे जिंगी अब खुशी से एक वहाँ के जितने भी स्लाइड्स हैं, मतलब एक तरह से था जहाँ पे खेलने की एरिया है, वहाँ पे खेल रहा है। अब वहीं वांग जी और विंग सामने के एक बेंच पे बैठे हुए हैं। विंग जिंगी की तरफ ही देखकर हल्के से स्माइल कर रहा है। वहीं वांग जी अब एकदम से उसके हाथ पे हाथ रखता है, जिससे विंग का ध्यान सामने की तरफ से हट के अब वांग जी की तरफ जाता है। वो पहले वांग जी को देखता है, फिर उसके हाथ को देखता है और हल्के से अपना हाथ वांग जी के हाथ से हटा देता है। वहीं वांग जी ये देखकर अब थोड़ा सा सीरियस वॉइस में बोलता है, आई एम सॉरी विंग, तुम्हें लगा होगा मैंने तुम्हारे पीछे तुम्हारे बारे में पता करने की कोशिश करी, बट सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि मुझे किसी ने तुम्हारे नाम से एक एनवेलप भेजा था और उसके अंदर ये सब इन्फॉर्मेशन थी तुम्हारे और जांग्स के कनेक्शन की, और मैं तुम मुझसे उस बारे में बात भी नहीं कर सके रंजा। क्या तुम्हें नहीं लगता अगर तुम्हें इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट मिला था तो तुम्हें पहले मुझसे बात करनी चाहिए थी? विंग थोड़ा इमोशनल होकर बोलता है, मैं तुमसे बात करना चाहता था विंग, बस कुछ समय में खुद को शांत करना चाहता था। तो तुम आज मॉल में क्या कर रहे थे रंजा? प्लीज़ मुझसे झूठ मत बोलो, लैंड कॉर्पोरेशन छोड़ के तुम उस मॉल में क्या कर रहे थे? सच्चाई तो ये है कि तुम मुझ पर शक कर रहे थे, इसलिए तुम उस मॉल में आए, क्योंकि तुम्हें ज़रूर तुम्हारे उन लोगों ने जो मेरे पीछे तुमने छोड़ दिए होंगे इन्फॉर्म किया होगा कि मैं मैडम यू से मिला हूँ। ये बात बोलता हुआ विंग जैसे गुस्सा कर रहा है। वहीं वांग जी तुरंत अब एकदम से विंग का हाथ पकड़ के उसके सामने घुटने पे बैठ जाता है, जिसे विंग शॉकिंगली इधर उधर देखने लगता है और फिर वांग जी को वांग जी शॉक बिल्कुल बच्चों की तरह सॉरी बोलता हुआ अपनी सर गर्दन नीचे करते बोलता है, तुम जो कह रहे हो वो सब सच है विंग, बट मुझे समझ में नहीं आया मैं कैसे बिहेव करूँ। तुमसे पहले मेरी लाइफ में कोई नहीं आया था, तुम मेरी लाइफ के वो फर्स्ट पर्सन हो जिसे शायद मैंने ऐसा पार्टनर देखा है, और इसलिए मुझे सही से पार्टनर्स को के साथ कैसे बिहेव करा जाता है नहीं आता है। सॉरी। इस बात पे विंग को वहाँ इस क्यूट से लड़के बंदे पे बहुत हंसी सी आती है। वो पहले थोड़ा मुंह फल करता है और अपनी हंसी को कंट्रोल करता हुआ अब वांग जी की तरफ देखकर अपनी प्यारी सी बनी हुई स्माइल लगा के उसे कंधों से पकड़ के उसे सीधा कर देता है। बट ऐसे घुट्टों पे बैठ के सॉरी नहीं बोलते रंजा, माना तुम्हारी लाइफ में कोई पार्टनर नहीं था, बट ऐसे सॉरी बोलने के लिए कोई घुट्टों पे नहीं बैठता है। और दूसरी बात, इतना एम्बैरेसमेंट नहीं करते हैं अपने पार्टनर को, देखो पूरा पार्क हमें देख रहा है, आगे से ऐसा मत करना। और हाँ, तुम्हारी भी गलती नहीं है। हाँ, मुझे थोड़ा बुरा लगा कि तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया, पर तुम्हारी भी पूरी गलती नहीं है। मैंने भी तुमसे जांग्स के बारे में नहीं बताया था। सच बात यह है लंजा, मैं एक ऑर्फन था जिसकी लाइफ में शायद परिवार अचानक से चला गया था। मम्मी पापा के बाद जाने के बाद मुझे कहीं से भी जैसे कोई अपना सा लगता ही नहीं था। पर जब मैं जांग्स फैमिली में आया तो मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे फिर से एक परिवार मिलेगा, फिर से मदर और फादर मिलेंगे, फिर से शायद एक बार वो ही प्यार महसूस होगा जो पहले मुझे मदर और फादर के साथ होता था। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। अंकल फैमिया कोशिश भी करते थे कि वो मुझे जंजा और यानली जितने केयर कर सके, लेकिन फिर भी वो शायद उतना केयर मुझे नहीं कर पाए जितना वो घर पे रह के कर सकते। और ऊपर से मैडम यू, जिन्हें थोड़ा भी मेरा अंकल के प्रति प्यार या अंकल का मेरे प्रति केयर कभी अच्छा नहीं लगता था। अंकल जब भी मेरे कभी करीब आने की कोशिश करते थे, मैडम यू उन्हें बहुत बुरी तरह से ह्यूमिलेट करती थी, उन्हें उल्टी सीधी बातें बोलती थी। इसी कारण शायद अंकल मुझे कभी प्यार कर ही नहीं पाए। मैडम यू ने कभी मुझे प्यार किया ही नहीं, तो मैं कैसे से अपना परिवार मान लेता। इसीलिए शायद मैंने तुम्हें ये बात बताई नहीं
क्योंकि मैं उन लोगों को अपनी लाइफ में अब पार्ट नहीं बनाना चाहता था। आई एम सॉरी, मैंने तुमसे इसलिए ये बात छुपाई। मैं तो उन्हें भूल भी चुका था लंजा, इसलिए शायद तुम्हें बता ही नहीं पाया। विंग थोड़ा सा झूठ और थोड़ा सा सच वांग जी के सामने जब बोलता है तो वांग जी तुरंत विंग को फिर से अब साइड से हक करता होता है। आई प्रॉमिस यू विंग, अब मैं तुम्हें कभी भी तुम्हारी फैमिली की कमी नहीं महसूस होने दूंगा। मैं, चिंगी, अंकल, फादर, मदर, हम तुम्हारी फैमिली हैं विंग। वांग जी बहुत प्यार से जब ये बात बोलता है तो विंग की आंखें कस के बंद हो जाती है। वो चाहता है, वो ये फैमिली का प्यार चाहता है, बट वो तो एक झूठ के साथ इस फैमिली के साथ आ रहा है ना। ये बात सच है, इस 1 महीने में उसने जितना नाटक किया हो, लेकिन इस फैमिली ने तो कोई नाटक नहीं किया। उन्होंने विंग को सचमुच में अटेंशन और प्यार दी है। कहीं ना कहीं वांगजी का हमेशा विंग की केयर करना, जिंगी का हमेशा उसके साथ रहना, चिरैन का हमेशा उसे एडमायर करना और मैडम लैन का इग्नोर करना, बट फिर भी मैडम यू की तरह कभी कोई गलत बात ना कहना, ये सारी बातें कहीं ना कहीं विंग को एक फैमिली वाली फीलिंग तो लेंस के साथ मिली है। पर विंग समझ नहीं पा रहा है ये नई फैमिली पे क्या वो ट्रस्ट कर सकता है। विंग इन्हीं सोच में था जब अचानक से जिंगी की किसी से लड़ाई की आवाज़ आती है, जिसे वो दोनों अपनी सोच से बाहर तुरंत उस तरफ देखते हैं जहाँ जिंगी एक करीब से बच्चे के एक बड़े से सॉफ्ट टॉय को लेकर अपनी तरफ खींच रहा है। वहीं वो बच्चा अपनी पूरे जोर से उस टॉय को अपनी साइड खींच रहा है। वो दोनों उस तरफ दौड़ते हुए जाते हैं। ये एक ओपन प्लेग्राउंड है, यहाँ तो हर कोई आ सकता है, अमीर गरीब, उसके लिए थोड़ी प्लेग्राउंड खुला हुआ है। यहाँ कोई एंट्री टिकट भी नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पे इस बच्चे का होना इन लोगों के लिए शौक नहीं थी। वहीं विंग उस बच्चे को देखता है जो जिंगी से लड़ रहा है, तो वो शौक में वहीं खड़ा रह जाता है। वहीं वांग जी दौड़ के जिंगी को उस बच्चे से दूर करके उसे समझाने लगता है, क्योंकि वो टॉय सचमुच में उस बच्चे का था, इसलिए वो उसे समझा रहा है। वहीं वो बच्चा अपनी मोटी मोटी आंसू भरी आंखों से अपने टॉय को अपने सीने से लगा के, मैं नहीं दूंगा, ये मेरा ये ओनली टॉय है, ये मेरा एक ही टॉय है, मैं नहीं दूंगा करके अपनी तोतली आवाज़ में रो रहा है। जिंगी से ये बच्चा करीबन 2 साल बड़ा लग रहा है। ये करीबन 7 साल के करीब का है, 7 साढ़े 7 साल का, बट ये बहुत घबराया हुआ और डरा हुआ बच्चा लग रहा है। कहीं से भी एक नॉर्मल बच्चों की तरह तो नहीं लग रहा है। उसके एज के हिसाब से ये बिहेव भी नहीं कर रहा है। ये देखकर विंग थोड़ा शौक में उस बच्चे के बिल्कुल पास जाता है जहाँ वांग जी जिंगी को समझा रहा है। वहीं विंग वांग जी और जिंगी को इग्नोर करता हुआ थोड़ा इमोशनल होकर बिल्कुल उस बच्चे के सामने खड़े होकर आप इमोशनल होकर बोलते हैं, तुम कौन हो? जिसे वो बच्चा इमोशनली बड़ी बड़ी आंखों से अपनी बड़ी बड़ी नज़रों को टप टप करता हुआ विंग की तरफ देखकर शौक में विंग को देखकर और डर जाता है, क्योंकि विंग उसे बहुत ज़्यादा घूर घूर के देख रहा है। वहीं विंग इस बच्चे को घूर घूर के इसलिए देख रहा है क्योंकि ये तो छोटी यानली है, सेम टू सेम यानली। विंग को ये अच्छे से याद है, विंग के सपनों में भी ये चेहरा कई बार आया है। यानली से विंग जब फर्स्ट टाइम मिला था, यानी जब विंग फर्स्ट टाइम यांग मैंशन आया था, तब यानली करीबन 7-8 साल की ही थी और विंग 5 साल का। यानली उस समय बिल्कुल ऐसी ही दिखती थी जैसे बिल्कुल छोटी यानली इस समय विंग के आगे खड़ी है, जिसके कारण विंग को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा है। वहीं वांग जी शॉकिंगली विंग की तरफ देख रहा है, जो इस बच्चे को इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ क्यों देख रहा है। और आज का पार्ट यहीं रुकता है। कौन है ये बच्चा और ये यानली जैसा क्यों दिखता है? क्या इस बच्चे का इस कहानी में कोई बहुत बड़ा रोल है? शायद हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट। आगे आपको पता चलेगा। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगे। कैसा लगे प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। अपने फीडबैक मुझे देते रहिए, प्यार देते रहिए, कमेंट करते रहिए, ताकि मैं स्टोरी डेली लाती रहूँ। तो प्लीज़ अपनी फैमिली का खूब ध्यान रखना, कमेंट करना। बाय, टेक केयर।